आज हम लोग वाई पॉलिटिकल पार्टी एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी हमारे लिए क्यों है, जिसके संदर्भ में जानेंगे। तो आपने यह जाना जो पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी हमारे लिए इसके लिए है क्योंकि ये जितने भी फंक्शन आपने देखा इन सारे फंक्शंस को ये अंजाम देते हैं। लेकिन सोच के देखिए, जो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो शासन व्यवस्था का संपादन किस तरह होगा, कैसे शासन व्यवस्था संपादित होगी। तो आप यह देखोगे जो पूरे कंट्री के लिए जितने भी कंस्टिट्यूएंसी हैं उन सारे कंस्टिट्यूएंसी से एक एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा और सारे चयनित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के लिए शासन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है, जो अगर हर कंस्टिट्यूएंसी के लोग अपने ही क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे तो पूरे कंट्री के ऊपर शासन कौन चलाएगा। यही काम पॉलिटिकल पार्टी करती है, जो हर क्षेत्रों के उम्मीदवार को आपस में जोड़ करके एक समग्र सरकार का निर्माण कर देती है, जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करती है, साथ ही अपने क्षेत्र के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा उदाहरण अगर आप देखो तो ग्राम पंचायत चुनाव को ले लो। आप जानते हो जो ग्राम पंचायत चुनाव में कोई पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होता है। इसमें आप यह पाते हो जो हर एक गांव में जितने भी वार्ड होते हैं उसके आधार पर पंचायत प्रतिनिधि का हम लोग चयन करते हैं। लेकिन आप ध्यान दोगे तो जब भी ग्रामीण पंचायत लेवल पर चुनाव होती है तो गांव विभिन्न हिस्सों में बढ़ जाते हैं, चाहे उसका आधार जाति हो, धर्म हो, वर्ग हो, और सब अपने अपने हित को प्रमोट करने के लिए अपने वोटर्स को अपने पक्ष में करते हैं। इस तरह से जो काम पॉलिटिकल पार्टी करती है पार्टीशनशिप का, वही काम पंचायत चुनाव में भी होता है। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं जो पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास अपने स्तर से कर सकें, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनके पास कोई फंड ही नहीं होता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो ये आवश्यक बना देता है जो पॉलिटिकल पार्टी के बिना डेमोक्रेसी में कहीं से भी काम चलना संभव नहीं है। चाहे वह रीजनल लेवल की राजनीति हो या उच्च लेवल की राजनीति हो, दोनों ही जगह पॉलिटिकल पार्टी का होना अनिवार्य माना जाता है। तो ये दोनों ही दृष्टांत इस बात को साबित करता है कि पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के विकास की बात करें तो ये डायरेक्टली जो है तो आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आज आप जान रहे हो जो किसी भी समाज को संपादित करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है, और समाज इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें कुछ एजेंसी चाहिए ही चाहिए जो इन सारे लोगों के व्यू को गैदर कर सके और सरकार तक इनकी मान्यताओं को पहुंचा सके। इन्हें कुछ वैसे रास्ते की जरूरत पड़ती है जिसके तहत अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण भी कर पाते हैं। इन्हें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो इस बात को जस्टिफाई करे, पॉलिसी बनावे जो सरकार सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, ज़रूरत पड़ने पर उसका विरोध भी करे। तो पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल दी नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। इस तरह से राजनीतिक दल इन सारे क्रियाकलापों को संपादित करती है जो कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में देखा जाता है। यही कारण है जो हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। जहाँ तक नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हमें कितने तरह की पार्टियाँ चाहिए,
तो आप जान रहे हो, जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी निर्माण करने का अधिकार है। इस फॉर्मल सेंस से अगर लेकर के देखिए तो किसी भी कंट्री में बहुत अधिक पार्टियों का अस्तित्व देखने को मिलेगा। भारत को ही लेकर के देखो तो 750 पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड है, लेकिन सारे के सारे पार्टियां चुनाव में प्रबल कंटेंडर होती हैं, प्रबल भागीदार होती हैं, ऐसा कहना संभव नहीं है। इसमें कुछ ही ऐसी पार्टियां होती है जो इफेक्टिवली चुनाव लड़ती है और सरकार में शामिल हो पाती है। तो प्रश्न यह उठता है, जो हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। कितनी तरह की पार्टियां डेमोक्रेसी के लिए, किस तरह की पार्टियां डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त है। अगर हम लोग वैश्विक लेवल पर देखें तो अब तक जो पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्सेप्ट हैं उसमें 3 तरह के पार्टी डेवलप हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां 1 पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां 2 पार्टी सिस्टम है, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है। अतः राजनीतिक दल के स्वरूप को अगर हम लोग देखें तो 3 तरह की पार्टी सिस्टम अब तक विश्व में विकसित हो पाई है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं, वह कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो सरकार को चलाती है या चुनाव लड़ती है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग 1 पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो चाइना के बारे में, जहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है और वही अकेला एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए। वहाँ दूसरे किसी भी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। यहाँ किसी प्रकार के इलेक्शन सिस्टम में कंपटीशंस की भावना नहीं है। तो इस तरह जहाँ भी 1 पार्टी सिस्टम है, इसको हम लोग डेमोक्रेटिक ऑप्शंस नहीं मानते हैं, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कम से कम 2 पार्टी का होना आवश्यक माना जाता है। एक रूलिंग पार्टी और दूसरा अपोजिशन पार्टी। इसके बिना कहीं से भी कंपटीशन संभव नहीं है। इसलिए 1 पार्टी सिस्टम को हम लोग डेमोक्रेटिक ऑप्शंस नहीं मानते हैं। अगर हम लोग 2 पार्टी सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पावर्स जो हैं तो एक पार्टी के हाथ से दूसरे पार्टी के हाथ में जाता रहता है। मतलब एक से अधिक पार्टियां चुनाव के प्रबल कंटेंडर होती हैं। ऐसा संभव होता है जो अनेक पार्टियां भी होती हैं, लेकिन 2 पार्टी से जहां 2 पार्टी सिस्टम होगी वहां 2 ही पार्टी प्रमुख रूप से चुनाव लड़ती है या सरकार में मेजॉरिटी बनाकर के सरकार चलाती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग 2 पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ले लो या यूनाइटेड किंगडम्स को ले लो, ये सब के सब इसके उदाहरण हैं। तीसरी तरह की जो पार्टियां होती है वो मल्टी पार्टी सिस्टम के नाम से जानी जाती है। अगर बहुत सारी पार्टियां पावर को compete करने के लिए आपस में एक साथ जुड़ते हैं या 2 से अधिक पार्टियां चुनाव में प्रबल कंटेंडर्स होते हैं या वो अपने बल पे शासन स्थापित करते हैं या फिर एलायंस या कोलिशंस के माध्यम से सरकार बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस कंट्री को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। भारत इसका ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ आप देखते हो जो विभिन्न पार्टियां आपस में जुड़ती है और मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट का निर्माण करती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट किसको कहते हैं? तो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ही होता है जो चुनाव में अगर कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है तो अनेक पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। इसको हम लोग कोलिशंस के नाम से जानते हैं। जबकि कोलिशन और एलायंस में थोड़ा सा अंतर है। एलायंस का मतलब होता है जो मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टियां आपस में चुनाव से पहले ही एकजुट हो जाती है, गठबंधन बना लेती है ताकि वो चुनाव में सुनिश्चित जीत को स्थापित कर सकें और सरकार बना सके। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग एलायंस या फ्रंट के नाम से जानते हैं। भारत में अगर आप देखो तो 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले 3 फ्रंट काम कर रहे थे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA और लेफ्ट फ्रंट। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम में प्रमुख रूप से अलायंस की मान्यता बढ़ती चली गई है, खास करके भारत में। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम की कुछ बाधाएं भी है। जैसे पहली बाधा क्या है
तो मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ्टन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी। यह राजनीतिक अस्थिरता को उत्पन्न करती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ यह वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन को एक साथ जोड़ देती है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इन सारे लोगों के हित को एक साथ लेकर के चल पाने में सफल हो पाते हैं, इसकी विशेषता भी है। अतः सवाल यह उठता है जो कितनी तरह की पार्टियां हमारे लिए उपयुक्त है, या हम यह कहें जो विच ऑफ दिस पार्टी सिस्टम इज बेटर, तो निश्चित रूप से इसका आंसर यही होगा जो दिस क्वेश्चन इज नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री में वहाँ के लोगों के द्वारा चयनित करना, वहाँ के लोगों के द्वारा चयन किया जाए ऐसा संभव नहीं है। इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम्स ऑफ इलेक्शन। किसी भी कंट्री में पार्टी सिस्टम का विकास में ये सारे के सारे फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका निर्माण एक लंबे समय में होता है, समाज की चरित्र क्या है, कितनी तरह की विभाजन है, इतिहास क्या रहा है उस कंट्री का, ये सब के सब पार्टी सिस्टम को प्रमोट करता है और इसको आसानी से बदलना संभव नहीं है। हर एक कंट्री में पार्टी सिस्टम डेवलप होता है, वो उस कंट्री के कंडीशंस के आधार पर स्पेशल सर्कमस्टांस से निर्धारित करते हैं यहाँ किस तरह की पार्टी सिस्टम होगी। अगर भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है जो भारत का सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतना अधिक है जो इसको आसानी से सोल्व करना संभव नहीं है 2 या 3 पार्टियों से। अतः यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम डेवलप हैं। अतः हम यह कह सकते हैं नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई भी पार्टी सिस्टम हर कंट्री के लिए एक समान उपयुक्त नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाता है।